My name is Ankit Verma and you are watching my channel Engineering Tutor. In this lecture we are going to start the 100 tricky question series on strength of material. Lecture number is 16, in which we will discuss question number 71 to 75, right? So questions levels are really interesting, so lecture में last तक बने रहिएगा. This is our first question. Let me discuss the diagram first. This is our diagram. This is question number 71 of this lecture series. The shear force diagram of single overhanging beam is shown in the figure. shear force diagram दिया है beam का. One simple support is at end A. मतलब simple support A पे दिया है, right? बाकी का अभी कुछ आइडिया नहीं दिया है हमें. The total downward load acting on the beam is, downward load कितना लग रहा है. So what we will do, we will draw the diagram with the help of shear force diagram. Means we have to draw the initial diagram first with the help of shear force diagram. So let me draw this. Right, let me delete this and I'm gonna make this diagram. I think this is the diagram. Right, 50, right, this is the diagram. This is 350 up to this point. This is 50 again. This is 350. This is also 350 and this is 100. This is the shear force diagram. Means we have to calculate, but I have to calculate the total downward force acting on it. So मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम जो इनिशियल डायग्राम है वो इसकी हेल्प से बनाना होगा, राइट? और ए पॉइंट जो इसने दिया है ये वाला, ये पॉइंट को मैं ई मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, इसको डी मान लेता हूँ, राइट? अभी मुझे ये नहीं पता है कौन सा पोर्शन ओवरहैंग है. उसने बोला है कि ओवरहैंग पोर्शन है एक, बट देखते हैं कौन सा है. सो अगर मैं इसकी बात करूँ, मुझे एक बात पता है, व्हाट आई नो, दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर द पॉजिटिव शियर स्ट्रेस. पॉजिटिव शियर स्ट्रेस कंसेप्ट के लिए ये रहता है, लेफ्ट पोर्शन पे ऊपर की साइड फोर्स लगना चाहिए. सो ए पॉइंट अगर मैं यहाँ पर बीम के साथ स्टार्ट करूँ और उसने कहा सिंपल सपोर्टेड भी है ए पे, ए पॉइंट पे सपोर्ट लग रहा है, तो ऑब्वियसली 350 का 350 का जो लोड है वो लेफ्ट साइड में कैसा आंसर पॉजिटिव की साइड आ रहा है. आप देख सकते हैं 350 पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में है, तो यानी कि लोड कैसे लग रहा होगा, ऊपर की साइड लग रहा होगा. सो दिस इज अवर 350 न्यूटन, राइट? Then after this, at this point B, what is the net load or total load, we can say. This is 400 Newton, right? And net load कितना पड़ रहा है इस पे? Net load कितना है? 50 का है, right? सो नेट लोड 50 का, वो भी कितने पे? नेगेटिव पे. लास्ट पॉइंट पे कितना आ जा रहा है? 50 न्यूटन आ रहा है, और कितना? नेगेटिव में. सो अगर मैं यहाँ पर 400 का बनाऊँ बी पॉइंट पे, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है. 350 गया ऊपर की साइड, फिर नेट लास्ट में कितना आएगा? 50 आ रहा है, या 400 आ रहा है टोटल यहाँ से इस पॉइंट पे बी पे. नीचे की साइड देखो 400 नीचे की साइड जा रहा है ना, फिर डायग्राम आगे बढ़ रहा है. सो इस वजह से, और हम लेफ़्ट साइड देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड में ऊपर की साइड लगने पे पॉजिटिव होता है. क्लियर? अभी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, अभी इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये लग रहा है. अभी मैं सबसे लास्ट पोर्शन पे अगर बात करूँ, राइट हैंड साइड पे ऊपर की साइड पॉजिटिव लोड है, ऐसा ही है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यानी कि नीचे की साइड लगना चाहिए लोड. इतना समझ में आता है.
और है भी सही बात। तो ई पॉइंट को मैं ऐसे बना दूंगा 100, अप टू डी तक कुछ नहीं है तो ये डी पॉइंट है। अभी मुझे क्या समझ में आता है, अगर मैं यहाँ खड़े होकर लोड देख रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं खड़े होकर देखता हूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि 100 ऊपर है और 350 नीचे है। टोटल कितना है 450, और एंड रिजल्ट कितना है माइनस के 350 है इस पॉइंट पे आके। तो मैं राइट साइड पे देख रहा हूँ, तो राइट साइड में नीचे की साइड लगने पे पॉजिटिव होता है, ऐसा ही है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। सो मैं अगर यहाँ पर 450 बनाऊंगा, जो कि बनना ही है, अब आप समझ सकते हैं अगर ये नीचे की साइड, बस उल्टा बनाना है हमने ये डायग्राम, राइट। 450 का लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है आपको समझ गए होंगे बात को। 450 का लोड लग रहा है अगर, और राइट साइड में मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखें यहाँ पर है और राइट साइड में मैं देख रहा हूँ, राइट साइड में ऊपर की साइड, राइट। तो 350 इस वजह से नेगेटिव है इस पॉइंट पे। और फिर उसके बाद सी पॉइंट पे आप क्या देख पा रहे हैं, सी पॉइंट पे अगर ये सी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जैसे से यहाँ से यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऊपर की साइड जाके 300 तक ऊपर पहुंच गया है डी से सी। और वैसे भी इसको पूरा करने के लिए 350 और 450 800 हो गया है, इसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पर 300 का लोड लगने वाला है। तो टोटल डाउनवर्ड लोड कितना हो गया है, 450, 300 और 100, टोटल कितना हो गया 800 न्यूटन। This is the total downward force. So answer will be this A. Right? So the answer is A. This is our answer. Right? क्वेश्चन में बहुत कुछ खास तो नहीं था, बट कुछ तो अलग है। आने के चांसेस ऐसे क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, जिसमें मैं समय लगाऊंगा। समय का मतलब ये है कि आपको इसका कंसेप्ट बताने वाला हूँ। क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि मैं हल्के फुल्के क्वेश्चन वैसे भी नहीं कराता हूँ जो बड़े आसानी से हो जाएंगे, वो तो हर जगह मिलता ही है। बट मेरा मेन मकसद अभी क्या है आपको बताने का, इस क्वेश्चन को कंसेप्ट बताने का, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बताने का। देखिए, कभी भी आपको इस टाइप का लोड आए, इसको कैसे डील करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे करना है, वो सब चीज़ हम देखने वाले हैं। बट इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। उस क्वेश्चन को भी आप क्वेश्चन नंबर 72 मान सकते हैं, राइट। सपोज दिस इज W यूनिट पर लेंथ है, ये यूनिट में कुछ भी हो सकता है, किलो न्यूटन न्यूटन ले सकते हैं। दिस इज लेंथ L and the intensity at this point B is W, and it is uniformly varying, as you can see, right. Then what I have to make shear force diagram and the bending moment diagram for this diagram, right. This is our question number 72. Very interesting question, right. What I know from it, that that moment, I have to find out the moment here at this point and the reaction at this point, right. So what is the reaction, right. बड़ा आसान सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हमें इतना पता है कि इस पे लोड कितना लगेगा, लोड लगेगा इस पे जितना इस ट्रायंगल का एरिया है। अगर ये इंटेंसिटी, ये लेंथ L है, तो आई थिंक WL/2 लोड इसका लगेगा, और इसके CG पे इधर लगने वाला है, ऐसा ही है, दैट इज़ WL/2। तो यहाँ पर जो रिएक्शन मोमेंट लगता है, क्योंकि ये बीम को ऐसे मोड़ने की कोशिश कर रहा, तो रिएक्शन वाला जो मोमेंट लगेगा वो ऐसे लगेगा, दैट इज़ मोमेंट अबाउट A, वो हम कैलकुलेट करेंगे बाद में। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऊपर की साइड रिएक्शन लगेगी RA, वो भी उसी की बात कर रहा था मैं तब से, ठीक है। तो मैं इसको निकालने वाला हूँ, कितना होगा वो देखेंगे। बट जैसे मैंने बताया, मैक्सिमम शियर फोर्स कितना रहेगा इसका, WL/2 रहेगा। लेकिन डायग्राम कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। उसका रीज़न क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा, देखना ज़रा। अब मैं क्या करता हूँ,
जहाँ से ये डिस्टेंस x मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस x मान लेता हूँ, और ऑब्वियसली ये आर ए कितनी वैल्यू होगी, क्योंकि WL/2 नीचे लग रहा है, तो आर ए कितना रहेगा, WL/2 रहेगा, ये भी अपोजिट है इसके। सो मैंने ये डिस्टेंस x लिया है, और शेयर फोर्स मेरे को निकालना है, तो अभी देख लेते हैं। तो कितना रहेगा, दैट इज़ V अबाउट दिस XX। किसी को कोई डाउट रहेगा तो मेरा अनअकैडमी पे भी इसका लेक्चर है शेयर फोर्स डायग्राम का, तो आप उस पर भी देख सकते हैं। दैट इज़ WL/2, ये तो लोड रहेगा ही, मैं मोमेंट नहीं निकाल रहा हूँ, मैं शेयर फोर्स निकाल रहा हूँ बाय द वे, माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा, हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, राइट, इसको याद रखना है यार, ठीक। और नीचे की साइड अभी क्या रहेगा, अभी मतलब मैं इधर की साइड ही लेफ्ट साइड देख रहा हूँ, और एरिया इसका कितना रहेगा वो देखना है मेरे को। एरिया कितना है, जितना स्ट्रेंगल, मतलब स्ट्रेंगल का एरिया निकाल देंगे, बाकी जो है अब कितना रहेगा, दैट इज़ 1/2। इंटेंसिटी इस पर्टिकुलर x पे WX/L रहने वाली है, इंटेंसिटी है ये इसकी, इस पर्टिकुलर पॉइंट की इंटेंसिटी है, इनटू डिस्टेंस कितना है, x है। मैक्सिमम लोग समझ गए होंगे। अब ये देखो बेसिक्स, आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब ये लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं तो आपको बेसिक्स क्लियर होंगे, अगर नहीं है तो वो भी कमेंट करके बताना, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए भी, जब इतना कर दिया तो ये भी कर देंगे, ये रहेगा। अब ये बताओ, ये शेयर फोर्स की वेरिएशन कैसे रहने वाली है, पैराबोलिक रहने वाली है, पैराबोलिक रहेगी, राइट। और x बराबर ज़ीरो पे कितना मतलब शेयर फोर्स रहेगा, WL/2, और x=L पे अगर आप ये L रख दोगे तो ज़ीरो रहेगा, यानी कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ज़ीरो है, और इस पॉइंट पे कितना है, मैक्सिमम शेयर फोर्स है ना, कमाल की बात, राइट। और कैसी वेरिएशन रहेगी, पैराबोलिक रहेगी। तो अगर ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर WL/2 है, और पैराबोलिक वेरिएशन के कारण इस टाइप का ये, वो सॉरी, ये अपने आप बन गया, ये पैराबोलिक है ना, पैराबोलिक है ये, और पॉजिटिव, राइट, क्योंकि इस पॉइंट पे पॉजिटिव है, धीरे धीरे कम होते हुए इधर आ रहा है, सेट है काम, ठीक है। ये अपना शेयर फोर्स डायग्राम का हो गया। क्यों ना बेंडिंग मोमेंट को भी बनाया जाए इसी तरीके से, राइट। एक मिनट जी, फिर से क्वेश्चन तैयार है। बेंडिंग मोमेंट अबाउट दिस XX मैं निकालने वाला हूँ। व्हाट इज दिस, दिस इज XX, कितना रहेगा बेंडिंग मोमेंट, दैट इज RA into X। what I am going to calculate, I am calculating M about XX, RA minus X, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, माइनस व्हाट इज़ द शेयर फोर्स, हमने निकाल दिया था WX²/2L, जो इस पर्टिकुलर मतलब एक तरह से जो लोड लग रहा था, एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस x/3, एम आई राइट, दिस इज राइट, आई एम कैलकुलेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, राइट, सो दिस विल बी x/3, right, x/3. This is for this RA and this W, and what about this moment, यहाँ पर एक मोमेंट भी तो लग रहा है ना, what, MA। और इक्विलिब्रियम से अगर मैंने जैसे लोड निकाला था, यहाँ पर RA निकाला था, दैट इज WL/2, इक्विलिब्रियम से MA कितना आने वाला है, WL²/3। आप निकाल के देख सकते हैं, लोड इनटू दिस डिस्टेंस अबाउट दिस पॉइंट ए, CG पे जो लोड लग रहा है, राइट, आप करके देख लेना, WL/3 रहता है, और वो वैल्यू कितनी रहेगी, नेगेटिव में रहेगी, क्योंकि बीम को ये इस टाइप से करने की कोशिश कर रहा है, -MA, या मैं सीधा ही लिख देता हूँ WL²/3। सो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन भी लिख देता हूँ, RA क्यों लिखना है, WL/2X लिखते हैं, बाय 6L माइनस WL²/3, ये अपनी बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन है,
सही है, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट रहेगा अब तक इस चीज़ में, ठीक। और बेस्ट तरीका यही है, खुद बना के देखो, खुद करो और बाद में सॉल्यूशन मिलाओ तो ज़्यादा बेटर है। अब क्या है, डब्ल्यू एल एक्स बाई 2 माइनस डब्ल्यू एक्स बाई 3 बाई 6L माइनस डब्ल्यू एल क्यू बाई 3 आ गया है। अब आपसे कोई ये पूछ रहा है कि यार मेरे को ये बता कि इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा। एक्स की जगह 0 रख दो, और क्या है, एक्स की जगह 0 रख दीजिए तो बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। एक्स बराबर 0 पे कितना है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 3, दैट इज़ अवर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और नीचे की साइड आएगा एक्स बराबर 0 पे बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया, माइनस का। अभी देखना मैं डायग्राम बनाऊंगा, राइट। और एक्स इक्वल्स टू एल रखना, यहाँ पर एल रखोगे, यहाँ पर एल रखोगे तो एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर बाई 3 कट जाएगा, ये सब खत्म हो रहा है, वेरी गुड, 0 आ गया। यानी कि बेंडिंग मोमेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 आ रहा है। और इक्वेशन कैसी बन रही है, क्यूबिक बन रही है। अब देखो कमाल की बात, एक मिनट इसको डिलीट करते हैं सबसे पहले और डायग्राम बना के दिखाता हूँ मैं आपको, राइट। यही है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये टफ क्वेश्चन है जितना मुझे महसूस देता है, बाकी आपको शायद आसान भी लगे। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 3 नेगेटिव में, और जैसे ही ये क्यूबिक इक्वेशन बनाते हुए और यहाँ पर बी पॉइंट पे आके 0, दिस इज़ द कर्व, राइट। और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपसे पूछेगा बता देना, वो आपसे एक्स बाय एल बाई 2 पे पूछ ले मेरी तरफ से, लेकिन डायग्राम बनाना मैंने आपको सिखा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाई है, आई होप मज़ेदार लगा होगा आपको। और इसी से क्वेश्चन नंबर 73 मैं आपको बताऊं, क्या देता हूं मैं आपको होमवर्क के लिए, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 73 नोट करो, आपके लिए है ये। इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बना के देखना, कमेंट ज़रूर बताना, कमेंट करके। और मैं काम करता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, चलो ये इस पे टच है और ये पॉइंट है ना, ये बी पॉइंट है और ये अब ए पॉइंट है, और यहाँ वाला ये लास्ट वाला डब्ल्यू है। इसका एस एफ डी और बी एम डी बना के देखना, और मैक्सिमम शेयर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आप कमेंट करके बताना जब भी आप ये क्वेश्चन देखो, तब तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, राइट। तो सेम इसी तरीके को आपने अपनाना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है और इसकी वैल्यूज़ को इस्तेमाल करना है, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन इसलिए बताया गया, क्वेश्चन नंबर 72 जो था, ताकि आपका जो ये जो मैंने एक क्वेश्चन लिया वो मैं आपको बता पाऊँ, क्योंकि मैं वहाँ पर पूरा सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, बस आपको आइडिया दूंगा और आपको अच्छा भी लगेगा, राइट। सो अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। यस, दिस इज़ अवर डायग्राम। सो मैं इसमें ड्रॉ सिंबल को ले लेते हैं, राइट। देखिए सर, ये जो क्वेश्चन है यहाँ तक, क्या मैंने अभी ऐसा ही क्वेश्चन कराया, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया, राइट। क्या है वो, मतलब बल्कि मेरे को ये वाला पोर्शन बताना चाहिए अभी के लिए। तो आप ये समझो कि ये लोड ऊपर की साइड लग रहा, मतलब जस्ट उल्टा है। मतलब उल्टा का क्या मतलब है, अभी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन कराया, मैंने क्वेश्चन कैसा बताया अभी आपको, ऐसा बताया, शायद आपको याद ही होगा, ऐसा ही बताया ना, राइट। और इसका समझ में ही नहीं आता, क्योंकि हम जनरली, हमें आदत यहाँ से एक्स लेने की होती है, लेना यहाँ से होता है इसमें एक्स, राइट। अब देखो, ये जो भी डायग्राम इसका बना था, जस्ट एस एफ डी जो इसका बना, जस्ट इसका मिरर इमेज बन जाएगा। ये वहाँ पर एस एफ डी हमारा कैसा बना, अगर आपको याद भी होगा, ऐसा बना, राइट, ऐसा ही है। ऐसे जो शेयर फोर्स डायग्राम, सॉरी ऊपर की साइड, आई एम सॉरी, ऐसे ऊपर की साइड बना, अभी बना के देखा ही था आपने, देखा होगा, ऐसे ऊपर की साइड बना। बस
ये सेम ही क्वेश्चन है लेकिन लोडिंग ऊपर की साइड लग रही है, तो एसएफडी कैसा आएगा, ऐसे आएगा, नीचे की साइड आएगा, क्योंकि लोडिंग इसमें ऊपर की साइड लग रही है। तो मुझे ऐसा लगता है ये वाला डायग्राम देख लो, मिरर डायग्राम ये बना है, राइट। और जस्ट इसके उल्टा उसी तरीके से अगर आप करके देखेंगे इस हाफ पोर्शन का भी उसी सेम तरीके से, तो यहाँ पर भी ये वाली वैल्यू यहाँ पर जुड़ जाएगा आके, और इस पॉइंट पे यहाँ पर मैक्सिमम रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा एसएफडी। क्लियर। और जो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया वो यही है, सेम ही है वो भी, ठीक है। तो उसके लिए शेयर फोर्स डायग्राम जो यहाँ पर होता है, इस पॉइंट पे अपना जो है 0 रहेगा और इस पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो जाएगा। तो शेयर फोर्स डायग्राम ये अपना सी वाला रहेगा, राइट, सी वाला रहेगा और इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो बेंडिंग मोमेंट जो मैंने आपको बताया कैसा बना, सेम क्वेश्चन के लिए बेंडिंग मोमेंट कैसा बना था, जो मैंने डायग्राम था, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि उसी क्वेश्चन के हेल्प से मैं कैसे सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। बाकी आपके पास और कोई बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है, आप पूरे तरीके से वैसे भी कर सकते हो। तो इसका बेंडिंग मोमेंट जो मैंने अभी बना के दिखाया वो कैसा था, वो इस तरीके से था, ऐसा ही है, क्यूबिक कर्व बन रही है, राइट, क्यूबिक टाइप की कर्व है इस टाइप से, ठीक। अब मेरे को ये क्वेश्चन, ये वाला हिस्सा और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है मिरर इमेज का, तो डायग्राम भी मिरर इमेज वाला बना दो फिर, और क्या है। सो ये जो ऊपर की साइड ये बन रहा है, ये तो इन दोनों में ऑब्वियसली ये मैचिंग कर ही रहा था, तो आंसर सी है। सो मेरे हिसाब से आंसर सी है। मुझे इसका, क्योंकि मेरे से तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था, एग्जैक्ट आंसर जो मेरे को लगता है वो सी है। आपको अगर कुछ और लगे तो बताना, वैसे 99.99% चांस है कि यही आंसर होने वाला है, क्योंकि हमने अपने कंसेप्ट से किया है, हिट एंड ट्रायल रूल भी लगाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 74 ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। For the loaded beam, cantilever beam of uniform cross section, the bending moment in Newton mm along the length mx, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन दी है, फिर x इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द बीम, कैंटिलीवर बीम से x डिस्टेंस वो दिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द शियर फोर्स इन द क्रॉस सेक्शन एट x इक्वल्स टू 10 mm। क्वेश्चन तो मेरे को हल्का ही लग रहा है ये, क्योंकि इसने बेंडिंग मतलब ये किसकी इक्वेशन दी है, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन दी है। और एक बात हमें पता है कि dm/dx शियर फोर्स होता है। रुक जाओ, इसको ख़त्म करते हैं काम को। बट भी मेरे को बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन दी है इसने 5x² + 10x। मुझे एक बात पता है कि dm/ अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर दूँ वो शियर फोर्स होता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका 10x + 10 आ गया, ये शियर फोर्स का डायग्राम, मतलब ये शियर फोर्स की वैल्यू होगी अपनी। अब इसने क्या कहा, और x यहाँ से डिस्टेंस लिया है, x यहाँ से 10 mm है फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ दिस कैंटिलीवर बीम, तो x की जगह 10 रख दीजिए। ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन मिला, राइट। तो 10 के रखिए 110 न्यूटन। हल्का क्वेश्चन है तो समय भी कम लेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 76 करते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। कैंटिलीवर बीम है, राइट। कैंटिलीवर बीम में एक पोर्शन में 3EI है और एक में I पोर्शन का EI, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, एक में 3I है। ओके, तो इसका मुझे इसने क्या पूछा है, इसने मेरे से पूछा है कैंटिलीवर बीम में कंसंट्रेटेड मोमेंट दिए हैं m और 2m, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड। डिफ्लेक्शन क्या रहता है, राइट। देखो ये 1.5L है, ये L है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी 2.5L, करेक्ट। अब देखिए, अगर मैं इसका
डायग्राम बनाऊँ, मतलब BMD डायग्राम बनाऊँ तो वो कैसा बनेगा, यहीं बना देते हैं, काम करते हैं। BMD डायग्राम कैसा बनेगा, बीम ऊपर की साइड मुड़ रही है, M है, यहाँ तक कोई मोमेंट नहीं है, फिर यहाँ पर 2M हो गया, तो कितना होगा टोटल, ये 3M है। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया इसका, पॉजिटिव है, बीम के ऊपर की साइड है तो पॉजिटिव है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, राइट। अब M/EI डायग्राम क्या होगा, M/EI डायग्राम इसका देख ले, क्योंकि उसी से तो जो अपना मोमेंट मेथड लगाते हैं M/EI डायग्राम ही होता है। बट कमाल की बात इसमें एक है, क्योंकि इसका मोमेंट E है, EI से डिवाइड करेंगे इस वाले को, तो यहाँ पर तो अपना M/EI आ गया। और इधर वाले पोर्शन में क्या कमाल की बात है ना, जब आप 3M से करोगे ना डिवाइड, 3M से डिवाइड, तो 3M से डिवाइड करने पे क्या होगा कि ये भी सेम रहेगा, क्यों, 3M है ना, और E भी 3 है, मतलब 3EI, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर भी M/EI आएगा, करेक्ट। तो ये डिस्टेंस अपना कितना है, ये 2.5L है, करेक्ट। तो ये तो इस चीज़ का गया। अभी क्या है, अगर मैं इसकी कंजुगेट बीम बनाऊँ, कंजुगेट बीम का मतलब इसका मोमेंट एरिया मेथड से ही बनती है ये भी, इसकी कंजुगेट मतलब जस्ट इसकी अपोजिट, ये बनी, लेंथ कितनी है 2.5L, और ये क्या बना है मैंने, M/EI का, राइट। अब ये क्या बनेगा, अब मुझे डिफ्लेक्शन निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है, करेक्ट। तो डिफ्लेक्शन निकालने के लिए कंजुगेट बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा, मतलब मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है। कंजुगेट बीम में क्या कंसेप्ट होता है कि मुझे जैसे जिस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा C पॉइंट पे, ठीक है, C पॉइंट के अबाउट, सो दैट विल बी, ये तो इंटेंसिटी है, एरिया निकालोगे कितना आएगा, ये आएगा 2.5L, करेक्ट, यही रहने वाला है, एम आई राइट। और कहाँ पर लगेगा, हाफ पोर्शन पे लगेगा, तो कितना 1.25L, तो L स्क्वायर हो जाएगा, M/I, ये तो आना ही आना है, 2.5 को यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है 1.25 से, आंसर शुड बी D। मुझे इनके एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता, क्योंकि ये आई थिंक किसी वर्कबुक के क्वेश्चन है, ठीक है, बट यही आंसर होने वाला है, करेक्ट। या आप इसको सिंपल तरीके से भी मोमेंट एरिया मेथड से भी कर सकते थे, करेक्ट। तो ये इतना शानदार तरीका है कि इससे हमें, मतलब ये जैसे ये हमने ये निकालना था, ठीक, तो डिफ्लेक्शन भी और आप बेंडिंग मोमेंट भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल सकते हो, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी कि अगर हमने ये इसका एरिया निकालना है तो वो स्लोप आ जाएगा, अगर हमें इसका मोमेंट निकालना होगा जिस भी पर्टिकुलर पे हमें निकालना है पॉइंट पे, तो वो उसका डिफ्लेक्शन आ जाएगा, राइट। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 76 था, इसको क्लियर कर देते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन IAS 2007 में आया है, क्वेश्चन नंबर 77 है ये, क्वेश्चन नंबर 77। यहीं ख़त्म कर देंगे इसको, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसने ये प्रोपेल्ड बीम दी है, सबसे एंड पॉइंट पे इस पर P लोड लग रहा है और मोमेंट लग रहा है, करेक्ट। तो इसको मैं प्रोपेल्ड बीम पे, मुझे इतना पता है, अगर मैं इस पॉइंट को A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, राइट, तो मेरे को यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफ्लेक्शन ज़ीरो कर देना है, बस ये कंसेप्ट रहता है, प्रोपेल्ड एंड डिफ्लेक्शन इज़ ज़ीरो,
यही कंसेप्ट मुझे पता है, आपको भी यही याद होगा। इस बीम के लिए डिफ्लेक्शन कितना होगा ऊपर की साइड, WL3/3EI, W या P। और इस मोमेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ML²/2EI। यही तो पूछा है इसने, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पर 0 रहेगा, एल आई थिंक EI और L² कट जाएगा, PL बचेगा बस यहाँ पर। तो m0/2 equals to PL/3, am I right? Right, so P will be 1.5 m0/L। कौन सा आंसर आ रहा है, C आ रहा है, करेक्ट। आसान क्वेश्चन था, एक आधा बीच में आसान भी डालना होता है ना, तो बहुत टफ भी नहीं आएंगे क्वेश्चन। इस लेवल के क्वेश्चन भी UPPSC AE में भी इस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, करेक्ट। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला क्योंकि मतलब इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, डायरेक्ट फार्मूला मैं आपको बताऊंगा इस टाइप का कर्व्ड बीम के लिए, कि जब इस टाइप की स्टील ट्यूब दी हो, आउटर डायमीटर इनसाइड डायमीटर दिया। क्वेश्चन नंबर 79 है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 79। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला मेरे को आपको बताना है। डिफ्लेक्शन अगर आपसे किसी भी, ये पॉइंट B मान लेते हैं, इस पॉइंट को A मान लेते हैं, अगर ये इसका रेडियस है, तो इसके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, सिविल वगैरह में ज़्यादा आता है क्वेश्चन, तो मेरे को इसमें आपको इसका फॉर्मूला बताना था। इसका आउटर और इनसाइड डायमीटर दिया है, काफ़ी डिफरेंस है, राइट। तो ये यानी कि इसकी थिकनेस 40 हो जाएगी, बाहर वाला 100 है, अंदर वाला 60 है। अच्छा, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ 2 मीटर रेडियस। अच्छा, ओके। तो ये इसका रेडियस 2 mm है, 2 मीटर है सॉरी। और ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है इसका, आउटर और इनर डायमीटर। तो उससे तो मुझे पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा π/64, 100 की पावर 4 माइनस 60 की पावर 4, mm की पावर 4 में इक्वेशन आती है, हमें पता है। तो मैं डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला बता रहा था, इसके लिए क्या होता है नोट कर सकते हैं आप, PR³/EI इंटू π/4। राइट, π/4। इसके लिए क्या याद रख सकते हो, जैसे ये तो लोड है ही, जो भी एंगल इन दोनों के बीच में बनता है 90 डिग्री है, तो उसका हाफ हो जाता है, राइट। ये मैंने इस तरह से याद किया हुआ है, आप भी इस तरह से याद रख सकते हैं। और यहाँ से आपने वैल्यू डाल देनी, P लोड दिया है आपको 1 किलोन्यूटन, रेडियस दिया है E दिया है, I दे दिया, π/4। सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, करेक्ट। आगे चले, लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 80 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम तो यही है। इसने बोला है कि द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर द सेटअप शोन इन द फिगर वेयर EI इक्वल्स टू यूनिटी थ्रू आउट, EI की वैल्यू 1 दी है, इज इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाला है, पूछा है इसने। और ये बीच का 48 दिया है, K की वैल्यू 48 दी है, देखते हैं कैसे होगा। अच्छा, ये देखिए कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, हमें स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन निकालना है, स्प्रिंग का एक तरह से कंप्रेशन निकालना है, उसी से उसके हेल्प से हम निकाल देंगे, इतना तो आता है ना। तो कैसे होगा ये चीज़, डाउन, अब जितना ये AB में डिफ्लेक्शन हुआ और जितना CD में हुआ, इन दोनों का नेट डिफ्लेक्शन, इसमें जितना डिफरेंस आएगा वही स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन आ रहा है, ऐसा ही है ना। तो लोड ऑटोमेटिकली, अब देखो एक बात तो आपको मैं बता दूं, बीच में लोड P लग रहा है, ये इसने दिया नहीं है, देना चाहिए था, कुछ ना कुछ लोड नहीं लगेगा, बल्कि ये K 48 यूनिट्स इसने इसी वजह से दी है कि
यहाँ पर पी लोड लग रहा है, ये चाहे आप इसको मान भी लो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इसको वैसे भी ये गायब हो जाता है, ठीक। अब देखो इक्वेशन जो लगानी होगी इसके अंदर मैं आपको बता दूं, राइट, जिसे पी लोड लग रहा है, करेक्ट। तो ये बीम ऐसे होगा और ये बीम ऐसे होगा, करेक्ट। अब डिफ्लेक्शन देखना कैसे होता है इसके अंदर। देखो जैसे अगर यहाँ पर पी लोड लग रहा है, अपना पी लोड लग रहा है, तो इसका रिएक्शन यहाँ पर पड़ रहा होगा आर, ऊपर की साइड लग रहा होगा, और ये मान लेते हैं कि इसके अंदर रिफ्लेक्शन कितना लग रहा है, आर लग रहा है लोड, राइट। और इसके अंदर क्या लग रहा है, अब कितना लगेगा इसको, रिएक्शन बैक कितना होगा, आर होगा ना इधर की साइड ये वाला। तो इस बीम पे क्या होगा, P माइनस आर लोड लगेगा, नेट लोड। इसके लिए कितना लगेगा, आर लगेगा, हमें तो लोड ही निकालना था, ठीक है। और ये अभी मैं बता ही दूंगा आपको कैसे होगा इसके अंदर। तो कैसे हुआ समझो इस बात को, मेन बात है कंसेप्ट मेरे को बताना था कि क्वेश्चन खास है, क्यों बड़े बड़े लोग इसमें अटक सकते हैं। डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ AB माइनस डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ CD इक्वल्स टू कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। ये है बस एक लाइन, दोबारा बताता हूँ। आपने पी लोड मान लिया है इसमें, मान लो कि AB पे पी लोड लग रहा था, तो इस स्प्रिंग और इस पे कितना लग रहा है, आर लग रहा है, अपने ऊपर से पी लगा है, लेकिन नेट लोड AB पे कितना लग रहा होगा, P माइनस आर लग रहा होगा, क्योंकि ये स्प्रिंग की वजह से बैक भी कर रहा होगा रिएक्शन, जितना आर इधर लग रहा है इतना ही आर ऊपर की साइड लग रहा होगा, ठीक है ना। तो P माइनस आर लगेगा, मैं इसको क्लियर कर देता है, राइट। तो P माइनस आर लगेगा, मैं निकाल देता हूँ, W L क्यूब, लेंथ कितनी है ऊपर वाले की, 2 है, 2 क्यूब, रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए, माइनस आर इस वाले के लिए, आर समझ रहे होंगे मेरी बात को, इंटू 1 का क्यूब क्योंकि इसकी लेंथ कम है, 0.48 EI इक्वल्स टू, स्प्रिंग में कैसे लग रहा है, आर इधर की साइड, आर इधर की साइड, ऐसा भी समझ सकते हैं ना, राइट। तो एक तरह से स्प्रिंग में ही तो आर लोड लग रहा है एक तरह से, है ना, स्प्रिंग में। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, लोड फोर्स इक्वल्स टू K इंटू एक्स, क्योंकि इसकी K की वैल्यू दी हुई है, तो लोड को जब आप K से डिवाइड कर दोगे वही डिफ्लेक्शन आएगा। लोड स्प्रिंग में कितना लग रहा है, आर लग रहा है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, राइट। तो मेरा मेन मकसद क्या है इसमें समझाने का, कि अगर आपने पी लोड ऐसे इसके अंदर लगाया, राइट, पी लोड अगर ऐसे लगाया, तो इसका मतलब इस बीम पे और स्प्रिंग पे आप आर मान लो, स्प्रिंग पे मानो आर, ऑटोमेटिकली इधर भी आर ही पड़ेगा ना, ज़्यादा बेटर है। तो R बाय 48 इसलिए लिया, ये नेट डिफ्लेक्शन है इधर की साइड। यहाँ से सॉल्व करके अब मुझे ऐसा लगता है 48 तो कट ही गया, EI की वैल्यू 1 है, क्या बचा, ये उधर R और R 2R बच जाएगा, 8 P माइनस आर, इसको इधर पहुँचा दो, R बाय 4 प्लस R, 5R बाय 4 इक्वल्स टू P, राइट। तो R इक्वल्स टू 4/5P, पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालनी है, इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ फॉर दिस सेटअप। अब लोड कितना माना, P, और P लोड किस पे लग रहा है, किस हिस्से पे लग रहा है, AB पे लग रहा है, तो डिफ्लेक्शन भी किसका लूंगा, AB का लूंगा ना, राइट। अब बट फायदा ये हो गया है कि डिफ्लेक्शन ऑफ AB में बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। अब लोड 2 क्यूब अपॉन 48 EI
ई आई की वैल्यू मुझे पता ही है 1 है, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये 8 हो गया, 8 से ये कितना जाएगा, 6 से चला जाएगा, ये 6p हो गया, 6p, राइट। 6p होने के बाद ये ऊपर चला जाएगा, नीचे p माइनस r में से घटा दोगे तो आंसर विल बी 30। तो मैंने आपको इसका आंसर बता दिया, आंसर इज़ 30। मैंने लगभग 10 क्वेश्चन कराए हैं इस मतलब लेक्चर में, और ये क्वेश्चन वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है, राइट। और इसको मैं हल्का सा जल्दी से रिवाइज करूँगा, नहीं तो कमेंट में फिर आप मेरे से पूछने वाले हो। ये लोड ऐसे था, ये A है, ये B है, ये 2 है पूरा पूरा। हमें यहाँ पर लोड मानना पड़ेगा P, ठीक, हमने मान लिया। अब इस P के वजह से इस R में, इस स्प्रिंग में जो लग रहा है रिएक्शन, R ऐसे लग रहा है, R ऐसे लग रहा है, तो नेट लोड P माइनस R हो गया, राइट। तो हमने नेट डिफ्लेक्शन निकाल दिया, दैट विल बी कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, क्योंकि K की स्टिफनेस की वैल्यू दी थी, लोड इस पे स्प्रिंग पे R लग रहा है। R/48 का मतलब होता है डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग, राइट। और डिफ्लेक्शन हमने इस वाले तरीके से भी निकाल दिया। नेट डिफ्लेक्शन से हमारी R और P में रिलेशन आ गई। और फिर जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस पूछी है हमसे, जैसे इक्विवेलेंट पूछी है, जो लोड अपना जो P माइनस मतलब जो पहले वाले में लग रहा है, ऊपर वाले में P लोड लग रहा है, और डिफ्लेक्शन इन AB। सो ये क्वेश्चन था। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन क्वेश्चन भी हमने 10 क्वेश्चन कर लिए इस लेक्चर सीरीज़ में। 10 क्वेश्चन इस लेक्चर में, और इस लेक्चर सीरीज़ के क्वेश्चन टोटल 80 हो गए हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है इसमें, वो आप ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, कोशिश करेंगे कि अब जल्दी से इस लेक्चर सीरीज़ को कंप्लीट किया जाए और नेक्स्ट चैप्टर के साथ किसी नए सब्जेक्ट के साथ शुरू किया जाए, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।